स्वागत है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के छात्रों। आज हम एंटी डिप्रेसेंट्स की इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये दवाएं असल में काम कैसे करती हैं। हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिनिकल डेटा और स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। रसायन विज्ञान, फार्माकोलॉजी और असली मरीजों के मामलों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। सच मानिए, एक बार जब आप इनके पीछे के विज्ञान को पकड़ लेंगे ना, तो बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करना और अपने भविष्य के मरीजों के लिए एकदम सही दवा चुनना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो चलिए अपनी नोटबुक्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज का ये सत्र बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज हम इन मुख्य टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले रिसेप्टर्स और मैकेनिज्म, फिर रासायनिक संरचना और उनकी घुलनशीलता, उसके बाद स्टोरेज प्रोटोकॉल्स। फिर हम बात करेंगे क्लिनिकल परिदृश्यों और रोगी की चयन की, साइड इफेक्ट्स और सुरक्षा की, और आखिर में होगा एक तेज तर्रार फार्माकोलॉजी का रैपिड फायर क्विज। तो भाग 1, रिसेप्टर्स और मैकेनिज्म। चलिए देखते हैं कि ये दवाएं दिमाग में किन न्यूरोट्रांसमीटर्स को टारगेट करती हैं। देखिए, डिप्रेशन सिर्फ कोई उदासी का दौर नहीं है ना? ये एक वास्तविक रासायनिक असंतुलन है। असल में होता क्या है कि हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे बेहद अहम न्यूरोट्रांसमीटर्स की भारी कमी देखते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट्स यहाँ क्या जादू करते हैं? वे रीअपटेक इनहिबिशन के जरिए काम करते हैं। जो हमारे SSRI हैं, यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, वे एकदम सटीक निशाना लगाते हैं और सिर्फ सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ SNRI दोहरी भूमिका निभाती हैं। वे सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों का स्तर बढ़ा देती हैं। अब रिसेप्टर्स के साथ जुड़ाव की ये जो क्षमता है, यही तय करती है कि दवा कितनी ताकतवर होगी और उसका असर कब शुरू होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन दवाओं का पूरा असर दिखने में अक्सर कई हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स के डाउन रेगुलेशन में थोड़ा समय लगता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, रासायनिक संरचना और घुलनशीलता। चलिए इनके केमिकल स्ट्रक्चर पर एक नजर डालते हैं। अब जरा इस स्पष्ट तुलना पर ध्यान दीजिए। बाईं ओर हमारे पास क्लासिक TCA यानी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इनमें एक भारी भरकम 3 रिंग वाली संरचना होती है। उदाहरण के लिए एमिट्रिप्टिलाइन में एक डिबेंजोसाइक्लोहेप्टीन न्यूक्लियस है, जबकि इमीप्रामाइन एक डिबेंजाएज़ेपाइन डेरिवेटिव है। और पता है, ये जो इनकी 3 रिंग वाली भारी संरचना है ना, यही इनके इतने सारे साइड इफेक्ट्स का मुख्य कारण है। अब इसकी तुलना दाईं तरफ मौजूद SSRI और SNRI से कीजिए। देखिए इनके फंक्शनल ग्रुप्स कितने स्लीक और विशिष्ट हैं। फ्लूऑक्सीटीन में एक ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप होता है, जो इसकी क्षमता को एकदम बढ़ा देता है। सर्ट्रलाइन एक नेफ्थेलामाइन है और वेनलाफेक्सिन एक फेनेथिलामाइन है। सच कहूं तो यही छोटी छोटी रासायनिक भिन्नताएं तय करती हैं कि दवा कितनी असरदार होगी और शरीर में कहां जाकर काम करेगी। और यहाँ ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साफ होती है कि कैसे ये रासायनिक संरचनाएं सीधे ब्रांड नामों से जुड़ी होती हैं। दोस्तों, ये जो टेबल आप देख रहे हैं, एग्जाम्स के लिए ये आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। फ्लूऑक्सीटीन, जो एक फेनिलप्रोपाइलमाइन डेरिवेटिव है, उसे हम प्रोजैक या साराफेम के नाम से जानते हैं। सर्ट्रालाइन, जो नैप्थेलमाइन से जुड़ा है, वो जिलॉफ्ट है। पेरोक्सिडीन एक पिपेरिडीन है, यानी पैक्सिल। SNRI क्लास में बात करें तो डुलॉक्सिटीन एक नेप्थलीन डेरिवेटिव है, जिसे सिम्बाल्टा कहते हैं। और अंत में फ्लूवोक्सामाइन एक ऑक्साइम ईथर है, जिसे लूवॉक्स कहा जाता है। इन विशिष्ट रासायनिक रिंग्स और डेरिवेटिव्स को उनके ब्रांड नामों के साथ जोड़कर याद रखना, ये आपकी परीक्षा के लिए एक अचूक निमोनिक रणनीति साबित होगी। अब बात करते हैं पानी में घुलनशीलता की। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वेनलाफैक्सिन और सिटालोप्राम जैसी दवाएं पानी में बहुत आसानी से घुल जाती हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में बहुत तेजी से घुलती हैं और इनका अवशोषण भी जल्दी होता है। एमिट्रिप्टिलाइन और इमिप्रोमाइन जैसे TCA सामान्य रूप से घुलनशील हैं, तो उनका अवशोषण एक स्टैंडर्ड रेट से होता है। लेकिन जरा फ्लूऑक्सीटीन और सर्ट्रलाइन पर गौर कीजिए। ये पानी में केवल थोड़ी सी ही घुलनशील होती हैं। इसका नतीजा क्या होता है? इनकी अवशोषण दर काफी धीमी हो जाती है, और ये बात सीधे तौर पर क्लिनिकल सेटिंग में दवा की बायो अवेलेबिलिटी को प्रभावित करती है। आते हैं भाग 3 पर, स्टोरेज प्रोटोकॉल्स। दवाइयों का भौतिक रख रखाव कैसे करना है, आइए समझते हैं। देखिए, हम यहाँ जिन दवाओं की बात कर रहे हैं, वे असल में सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में होती हैं, और ये अपने आसपास के वातावरण के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। उदाहरण के लिए इमीप्रामाइन को ही ले लीजिए। ये थोड़ी हाइग्रोस्कोपिक होती है, यानी ये हवा से नमी सोख लेती है, इसलिए इसे नमी से बचाना बिल्कुल अनिवार्य है। सिटालोप्राम और वेनलाफिक्सिन के लिए आपको एकदम एयरटाइट या टाइट कंटेनर चाहिए होते हैं। एमिट्रिप्टिलाइन और इमीप्रामाइन का केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वे रोशनी के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उन्हें प्रकाश से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और फ्लूऑक्सीटीन और पेरोक्सिटीन,
इनकी स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना ही होगा। अगर फार्मेसी या क्लिनिक में इन पाउडरों को सही से स्टोर नहीं किया गया तो समझ लीजिए कि वे अपनी पूरी ताकत खो बैठेंगे। अब आते हैं भाग 4 पर, क्लिनिकल परिदृश्य और रोगी का चयन, यानी मरीज के पास बैठकर सही दवा का चुनाव कैसे करें। तो सबसे अहम बात यह है कि हर मरीज की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। मेजर डिप्रेशन के मामलों में SSRIs हमेशा हमारी पहली पसंद होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेफ्टी प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन एक सवाल उठता है, हम आज भी TCA का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि कुछ खास तरह के मरीजों को इनकी सख्त ज़रूरत होती है। मान लीजिए एक बच्चे को नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस यानी बिस्तर गीला करने की समस्या है, तो वहाँ इमिप्रामामिन एक बहुत ही शानदार विकल्प है। अगर किसी मरीज को मेजर डिप्रेशन के साथ साथ माइग्रेन या न्यूरोपैथिक दर्द की शिकायत है तो एमिट्रिप्टिलाइन बहुत ही असरदार साबित होती है। वहीं OCD वाले मरीजों के लिए हम बिना सोचे फ्लुऑक्सिटीन या फ्लुऑक्सामाइन का रुख करते हैं। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिनिकल नियम हमेशा याद रखिएगा, बुजुर्ग मरीजों में जिन्हें अक्सर अन्य बीमारियां भी होती हैं, हमेशा दवा की बहुत छोटी खुराक से शुरुआत करें और उसे धीरे धीरे बढ़ाएं। इसी को हम खुराक अनुमापन या डोज टाइट्रेशन कहते हैं। भाग 5, साइड इफेक्ट्स और सुरक्षा। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है। यहाँ मैंने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन समरी तैयार की है जो बोर्ड्स में आपकी बहुत मदद करेगी। आखिर SSRI को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि उनका सेफ्टी मार्जिन बहुत हाई है और वे रिसेप्टर्स पर एकदम सटीक निशाना लगाते हैं। वे मुख्य रूप से सिर्फ सेरोटोनिन को ही प्रभावित करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ TCA की वो जो भारी भरकम 3 रिंग वाली संरचना है ना, उसकी वजह से वे कई अलग अलग रिसेप्टर्स से जाके जुड़ जाते हैं और इसी वजह से साइड इफेक्ट्स का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। परीक्षा की तैयारी के लिए मेरी ये सख्त चेतावनी हमेशा याद रखिएगा। TCA के साथ बहुत ही खतरनाक ड्रग इंटरैक्शन हो सकते हैं। अगर कभी ओवरडोज हो जाए तो TCA कार्डियोटॉक्सिक हो सकते हैं, यानी दिल के लिए जानलेवा। यही वो सबसे बड़ी वजह है कि हम हमेशा सबसे पहले SSRI को ही चुनते हैं। इन दवाओं के कॉमन साइड इफेक्ट्स को याद रखने के लिए क्लिनिकल पढ़ाई में एक बहुत ही मशहूर निमोनिक है, अंग्रेजी के अक्षर NDSS। N से नोजिया यानी मतली, D से ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, S से सेडेशन यानी सुस्ती और दूसरे S से सेक्सुअल डिस्फंक्शन यानी यौन रोग। अब ध्यान दें, विशेष रूप से SSRI के साथ सेक्सुअल डिस्फंक्शन एक बहुत ही आम शिकायत देखने को मिलती है, जबकि TCA के मामले में ड्राई माउथ और सेडेशन की समस्या बहुत अधिक होती है। इन छोटे छोटे अंतरों को याद रखना आपकी परीक्षाओं के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। और अब भाग 6, फार्माकोलॉजी रैपिड फायर क्विज। चलिए देखते हैं आपने अब तक क्या सीखा। थोड़े एक्टिव हो जाइए। ये रहा आपका पहला सवाल, बिल्कुल ध्यान से सोचिएगा। हम एक ऐसी दवा की तलाश कर रहे हैं जो थोड़ी सी हाइग्रोस्कोपिक है, जिसमें एक 3 रिंग वाली संरचना है, जिसे एक एयरटाइट कंटेनर में रखने की सख्त जरूरत होती है और जिसका इस्तेमाल क्लिनिक में बिस्तर गीला करने की समस्या के लिए किया जाता है। याद आया कुछ? बिल्कुल सही, ये इमिप्रामाइन है। आपने गौर किया कि कैसे हमने रसायन विज्ञान, दवा के भौतिक गुणों और क्लिनिकल लक्षणों को एक ही शानदार सवाल में पिरो दिया। बस आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्लिनिकल केस लेते हैं। ये एक SSRI दवा है। इसमें एक बहुत ही विशिष्ट ट्राइफ्लूरोमिथाइल ग्रुप मौजूद है। ये पानी में केवल थोड़ी सी ही घुलनशील है और अक्सर इसका इस्तेमाल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD के इलाज के लिए किया जाता है। थोड़ा दिमाग लगाइए। हाँ, ये फ्लुऑक्सिटीन है। एक केमिकल फंक्शनल ग्रुप को उसके क्लिनिकल उपयोग के साथ सटीक रूप से जोड़ पाना ही आपको एक उम्दा और ताकतवर फार्माकोलॉजिस्ट बनाता है। तो दोस्तों, सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमने आज जो कुछ भी पढ़ा है उसका ये एक सुपर हाई यील्ड रिवीजन टेबल है। TCAs जैसे एमिट्रिप्टिलाइन और इमिप्रामाइन अपनी उसी क्लासिक 3 रिंग संरचना के लिए जाने जाते हैं जो उनके ढेरों साइड इफेक्ट्स का कारण बनती है। SSRI जैसे फ्लुऑक्सिटीन और सर्ट्रालाइन विशेष रूप से सिर्फ सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं और अपनी बेहतरीन सेफ्टी की वजह से हमेशा पहली पसंद होते हैं। और SNRI जैसे वेनालेफेक्सिन और डुलॉक्सिटीन सेरोटोनिन और नोरापिनेफ्रिन दोनों को बढ़ाकर एक जबरदस्त दोहरी कार्रवाई करते हैं। अपनी परीक्षाओं से ठीक एक रात पहले इस टेबल को जरूर देखकर जाइएगा। और इसी के साथ हम आज के इस सत्र को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये रासायनिक संरचनाएं आपके असली मरीजों के नुस्खे को कैसे प्रभावित करती हैं?
देखिए, एक बार जब आप ये गहराई से समझ लेते हैं कि कैसे एक 3 रिंग वाला स्ट्रक्चर किसी साधारण फंक्शनल ग्रुप से अलग होता है और कैसे ये दवा की घुलनशीलता, उसके रखरखाव और सबसे ज़रूरी बात, आपके मरीज के शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है, तब आप सिर्फ दवाएं नहीं लिख रहे होते हैं, आप एक बेहतरीन सटीकता के साथ मरीज की जिंदगी बदल रहे होते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही मज़े से पढ़ते रहिए और मुझे पूरा यकीन है कि आप ना सिर्फ अपनी परीक्षाओं में बल्कि अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी झंडे गाड़ देंगे। आज हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा सीखते रहिए।